नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणाश्रो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो जिनेंद्र, आज कौन सा टॉपिक लेना है, एक बार फिर से रिवीजन करना है या फिर कुछ टॉपिक से स्टार्ट करते हुए रिवीजन करें? से करवा दो एक बार कीजिए। हाँ स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करवा दो। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग से ले लेते हैं। सबसे पहले हमने 12th चैप्टर में हमको देखना है सम्यक्त्व स्वरूप, है ना। सम्यक्त्व स्वरूप ये कहाँ से, इसका आधार क्या है इस चैप्टर का? सम्यक्त्व का हमने एकदम संक्षिप्त रूप लिया हुआ है। किसके अनुसार? तो बताया है श्री कषाय प्राभृत एवं श्री कर्म प्रकृति के अनुसार। श्री कषाय प्राभृत और क्या है? श्री एवं श्री कर्म प्रकृति के अनुसार। कर्म प्रकृति के अनुसार अनुसार, है ना। ये दोनों है, इन दोनों के अनुसार हमने, मतलब इन दोनों को आधार मान के हमने सम्यक्त्व स्वरूप, जो हमने अभी शॉर्ट में समझा, मतलब इसका बहुत डिटेल है। वैसे एक एक सम्यक्त्व हमने देखा। सम्यक्त्व कितने टाइप के देखे हमने? औपशमिक देखा, शायिक देखा, फिर चार शायोपशमिक देखा प्रकार के और एक सासाधन सासाधन देखा, सासाधन है ना। अब हाँ जी। औपशमिक में भी हमने दो भेद देखे, प्रथमोपशम प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम। ये हमने जो जितना भी सब देखा है वो बहुत बहुत शॉर्ट में देखा है, बहुत संक्षिप्त रूप में यहाँ पे वर्णन दिया गया है इस अध्याय में। ये अध्याय किससे लिया गया है? अध्याय 12 श्री कषाय प्राभृत एवं श्री कर्म प्रकृति, है ना। इसकी शिक्षा एक बार देख लेते हैं। इनिशियल में हम शिक्षा भी साथ साथ में लेके चलते जाते हैं, एंडिंग में तो है जो है, बाकी हमने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। शिक्षा भी साथ साथ में रिवाइज कर ले ताकि कुछ भी मिस नहीं होगा। अच्छा, इसमें शिक्षा है, समकित मोक्ष मार्ग का है पहला सोपान, शायिक समकित तुम लहो पाओ मोक्ष निधान। मोक्ष मार्ग का पहला सोपान क्या है? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मतलब जो भी, अगर जीव, जो भी जीव, यहाँ भले ही कोई जीव, ये मैंने इसमें पोल्स में ऑप्शंस दिए थे कि भव सिद्धिक, मतलब पहली चीज तो भव सिद्धिक है, तो वो जीव का स्वभाव है। भव सिद्धिक और अभव सिद्धिक मोक्ष का सोपान नहीं है। सोपान मतलब क्या? सीढ़ी, स्टेयर्स, इनिशियल स्टेप। अगर हमको सबसे फर्स्ट स्टेप चढ़नी है तो मोक्ष जाने की फर्स्ट स्टेप क्या होगी? तो सम्यक्त्व बताया है कि यहाँ अगर किसी जीव का मोक्ष है, पहली बात तो वो जीव स्वभाव से भव सिद्धिक है, ठीक है, स्वभाव से हुआ। यहाँ पे कोई बड़ी स्टेप नहीं उठाई जीव ने, क्योंकि वो स्वभाव से ही भव सिद्धिक है। दूसरी बात है कि वो शुक्ल पाक्षिक हुआ, मतलब उसका अर्ध उद्गल परावर्तन जो है वो शेष संसार बचा है, काल संसार काल शेष बचा है। तो ये भी स्वभाव से है कि जिस भी जीव को, क्योंकि हर जीव का मोक्ष जाना फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड लिखा हुआ है कि किस समय पे कौन जीव मोक्ष जाएगा। उसके मोक्ष जाने के पहले अर्थ उद्गल परावर्तन का जो उसका संसार काल बचा होगा, तब वो जीव शुक्ल पाक्षिक कहला जाएगा। तो वो भी एक स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है कि वो अनादि काल से भ्रमण करता 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 और संसार भ्रमण करते हुए, अब जब उसका मोक्ष जाना ओनली अर्थ उद्गल परावर्तन शेष है, तो वो जीव शुक्ल पाक्षिक बना। तो ये भी एक तरह से स्वाभाविक रूप से ही हुआ है, कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करा उसने। अगर मोक्ष जाने के लिए कोई स्टेप उसने सबसे पहली उठाई है तो वो है सम्यक्त्व की प्राप्ति, मतलब सम्यक्त्व पाना। जैसे ही जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, वो जीव का मोक्ष का पहला सोपान होता है, मतलब पहली सीढ़ी का पहला स्टेप समझ लो।
तो जब जीव ने समझ गई। सम्यक्त्व की प्राप्ति करी, और वो सम्यक्त्व की प्राप्ति कब कर सकता है, तो शुक्ल पाक्षिक जीव ही सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। अब शुक्ल पाक्षिक तो वो पूरे अर्धभुदगल परावर्तन काल में कहलाता है, तो शुक्ल पाक्षिक जीव इस पूरे अर्धभुदगल परावर्तन काल में किसी भी समय फर्स्ट टाइम सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। हो सकता है कि वो शुक्ल पाक्षिक बना और उसने अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली। हो सकता है कि वो शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद भी मिथ्यात्व में ही अनादिकाल से था, और बिना सम्यक्त्व को टच करे मिथ्यात्व 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 की अवस्था में मोक्ष जाने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले वो क्या करे, सम्यक्त्व की प्राप्ति करके और मोक्ष जाए, है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ये हुआ हमारा शुक्ल पाक्षिक वगैरह की बात हमने देखी। अब इसमें हमने देखा है कि जो सबसे फर्स्ट टाइम में, सबसे पहले, अगर अनादिकाल से जो भी जीव मिथ्यात्व में था, वो जब सबसे पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, तो वो सबसे फर्स्ट सम्यक्त्व होता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व, है ना। प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सबसे पहले कोई भी जीव अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो सबसे पहले उसकी अवस्था प्रथमोपशम सम्यक्त्व की होती है। वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व जिसमें ऐसी अवस्था होती है, कैसी होती है, D3 का तो उसमें उपशम होता है और A4 का उसमें क्षयोपशम होता है। जी। ये होती है प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अवस्था। तो प्रथमोपशम ऐसा नहीं होगा कि मतलब पका पकाया मिल गया, उसको इस प्रथमोपशम के लिए भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो क्या हार्डवर्क, सबसे पहली चीज तो अनादिकाल से भ्रमण करते 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 उसने, जब मतलब प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए उसको अनंत गुण विशुद्धि में जाना पड़ता है, और ऐसी विशुद्धि को वो पहले भी टच कर चुका था। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद भी जब तक सम्यक तो प्रथमोपशम नहीं प्राप्त किया, अनादि काल से वो कितनी ही बार, अनंत बार, संभावना अनंत बार ही आता है, इसमें स्पेसिफिक नहीं है ना, उसने क्या करा, यथा प्रवृत्तकरण कर चुका है। मतलब ये ऐसा समझो अभी बेसिक में कि अनंत विशुद्धि पे जा चुका है। पर उस अनंत विशुद्धि, आत्मा के ऊंचे अध्यवसायों के अनंत विशुद्धि के बावजूद भी वो जीव क्या नहीं कर पाया, राग द्वेष के बंधन को, राग द्वेष की जो गांठ थी उसको तोड़ नहीं पाया। जब वो वापस राग द्वेष में फंसता गया तो वापस उसकी जो अनंत गुण विशुद्धि थी वो भी वापस मलिनता की ओर डाउन 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 होता गया, और वापस वो संसार में फंसता गया। मतलब वो सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर पाया, मोक्ष के पहले सोपान पे नहीं चढ़ पाया। ठीक है, तो कब कब होगा ये, जब जीव यथा प्रवृत्तकरण करके अनंत विशुद्धि अनंत विशुद्धि अनंत गुणा विशुद्धि करके वो जब राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ देता है, उसका भेदन कर देता है, तब वो जीव क्या करता है, आगे प्रोसेस बढ़ाता है अपनी। तो ये प्रथमोपशम की प्राप्ति में हमने देखा, प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। 3 भेद नहीं है, स्टेप्स हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं। सबसे पहली स्टेप तो ये है कि प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या हुआ, प्रथमोपशम की प्राप्ति में यथा प्रवृत्ति नहीं नहीं नहीं, प्रथमोपशम की प्राप्ति की योग्यता मिली उसको। तो वो योग्यता कैसे मिलेगी, तो सबसे पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, सन्निजी होना चाहिए, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय होना चाहिए पर्याप्त और पर्याप्त होना चाहिए। चारों गति के जीव ही सन्नी हो पंच, सकते हैं। हाँ चारों गति, तो संसार काल में तो चारों गति में ही भ्रमण कर रहा है, हम्म, तो वो चारों गति के हो सकते हैं, बस ऐसा बताया है कि चारों गति के जीव प्रथमोपशम प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी गति में हो। पर एलिजिबिलिटी स्पेशली अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, तो चारों गति में किसी भी गति में हो, लेकिन सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव उसको बनना पड़ेगा। असन्नी हो या सन्नी पंचेंद्रिय के बाद भी अपर्याप्त हो तो भी वो प्रथमोपशम प्राप्त नहीं कर सकता। सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है, सन्नी पंचेंद्रिय जो पर्याप्त जीव होगा वो प्रथमोपशम की प्राप्ति की योग्यता सबसे पहली कैपेबिलिटी है। फिर क्या बोल रहे हैं कि वो जीव क्या होना चाहिए, वो जीव मिथ्या दृष्टि तो है ही, क्योंकि हमको पता है अनादिकाल से वो मिथ्यात्व में भ्रमण कर रहा है। तो इसको भले ही हम फर्स्ट पॉइंट भी रख लें तो चलेगा कि फर्स्ट, सबसे पहले तो योग्यता यही बता रहे हैं कि वो जीव क्या है, मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव क्यों फर्स्ट टाइम सम्यक तो प्राप्त, ऑलरेडी अगर उसको सम्यक तो मिल चुका है तो फिर वो वापस, मतलब सम्यक दृष्टि जीव ही वापस प्रथमोपशम में क्यों जाएगा, नहीं जाता है। क्योंकि प्रथमोपशम में बेसिकली होता क्या है, प्रथमोपशम का उद्देश्य क्या है, समकित प्राप्ति। समकित प्राप्ति मतलब क्या, समकित प्राप्ति का सबसे बड़ा सोना है सम्यक्त्व वेदनी। ठीक है,
तो सम्यक वेदनी की प्राप्ति कब होगी, सम्यक वेदनी की सत्ता कब होगी, जब जीव मिथ्यात्व के दलिकों का त्रिपुंज करेगा। और वो त्रिपुंज कब करता है, वो प्रथमोपशम के सबसे फर्स्ट समय, जैसे प्रथमोपशम प्राप्त किया उसी समय पे ये त्रिपुंज करता है। त्रिपुंज मतलब 3 डिवीजन, 3 पुंज करना, एक सम्यक वेदनी की सत्ता बनाना, एक सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता बनाना, और एक मिथ्यात्व, सॉरी ऐसा बता दिया, ये है मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता, ये है सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता, और जो प्योर रहती है वो सम्यक वेदनी की सत्ता। ऐसा त्रिपुंज मतलब 3 डिवीजन कर देता है, जितने भी टोटल प्रदेश रहते हैं उनका 3 डिवीजन कर देता है, उनमें इस टाइप की विशुद्धि कर देता है। तो ये सम्यक वेदनी को जब हमें चाहिए, ये सोना चाहिए, उस सोने की प्राप्ति के लिए हमको प्रथमोपशम दीदी करना पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछ रही थी मैं, जैसे ये मैं ना कई बार पढ़ चुकी हूँ इसे, लेकिन ना मेरे को ये क्लैरिटी नहीं होती, मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद ये त्रिपुंज करता है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय ही त्रिपुंज होते हैं। नहीं, पहले समय में जैसे लिखा हुआ है, तो मतलब प्रथम समय मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तब उसके बाद करेगा त्रिपुंज? उसी समय, प्रथम समय का अर्थ है कि इस समय पे प्रथमोपशम प्राप्त हुआ है और उसी समय पे उसकी सत्ता भी 3 डिवीजन में हो गई। मतलब बाद ही हुआ ना, मतलब साथ के साथ हो गया, मतलब बाद जैसे ही नहीं, बाद प्रथमोपशम। नहीं होता, उसी के साथ होता है, अच्छा। उसी के साथ होता है। यहाँ आपको प्रथमोपशम की अवस्था आई, तभी तो हम बोलते हैं ना कि प्रथमोपशम में D3 का उपशम है। तो D3 कैसे, अगर प्रथमोपशम है और उसके पास अगर अभी तक त्रिपुंज नहीं बना होता तो ओनली मिथ्यात्व की सत्ता थी, फिर D3 कैसे बोल सकते थे हम। यहाँ पे हम पूरे D3 की बात कर रहे हैं, मतलब प्रथमोपशम की जो अवस्था है फर्स्ट समय में, तब ऑलरेडी उसके आत्मा में 3 की सत्ता हो चुकी है, और उसके पहले नहीं थी, मतलब उसी समय पे बनाई है। ठीक है, ठीक। दीदी एक सॉरी आपका म्यूट हो गया, क्या पूछ रहे थे हाँ बीच में। दीदी ये पूछ रही थी मैं, वो उसी समय करता है तो वो ऐसे दिखा रहा है ना कि गैप है, एंड गैप प्रथमोपशम सम्यक तो में अगर वो टिका रहा, वो आगे बढ़ा, तो वो त्रिपुंज तो बनाता है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन देखो बाद में आपने पहले की क्लासेस अटेंड की हुई हैं क्या। एक्चुअली मैंने ये वाली चीज नहीं अटेंड की थी, हाँ, तो इसीलिए। एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाने दो, एक बार फिर से सुनो, फिर हम डिस्कस करते हैं ना। एक बार ओके। रिवीजन क्लास चल रही है तो डाउट्स को हम लास्ट में ही लें तो बेटर होगा क्या, सबके लिंक भी वो टूट बार जाती बार है। बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है, रिदम टूटता है। प्लीज बीच बीच में ना हाँ, मुझे पूछना है तो मैसेज में डाल दें इसको, आप या तो ताकि वो चैट बाद बॉक्स में में डाल दीजिए, तो हम चैट लास्ट बैक्स में ले बॉक्स लेंगे। में बीच बीच में पूरा रिदम टूटता है, फिर रिवीजन का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ, और मैंने पहले की क्लासेस में बीच में इसलिए अलाउ किया था कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे, बट अभी रिवीजन चल रहा है, एक बार का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जिन्होंने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं करी तो वो पेशेंस के साथ एक बार फिर से सुनिए, फिर आप आगे, मतलब जो भी आपका डाउट है क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे पूछना। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम देख रहे थे सबसे पहली बात तो है मिथ्यात्व। बेटर ऑप्शन ये मिथ्यात्व, है कि आप सबको म्यूट ही रखें रिवीजन में, सबको म्यूट ही रखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये। ठीक है, अगर किसी के डाउट है तो फिर आप सेल्फ अनम्यूट करने की जगह हैंड रेज कर देना, मैं सेल्फ अनम्यूट भी हटा रही हूँ फिर। ठीक है, हम्म, अब ये हुआ सबसे पहला तो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, वो जीव अंडरस्टूड है कि सम्यक दृष्टि अगर ऑलरेडी उसके मतलब सत्ता है की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रथमोपशम में जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसके अंदर सत्ता 28 की भी हो सकती है, वो डिफरेंट बात है, अभी उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि उसके पास सत्ता ही नहीं है तो वो प्रथमोपशम कर रहा है। अभी जो हमारा इस बुक में, इस अध्याय में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो अभी हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं प्रथमोपशम प्राप्ति में, तो हमको ये मान के चलना है कि उसके पास सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता नहीं है, ओनली मिथ्यात्व की सत्ता है। और मिथ्यात्व की सत्ता, ओनली मिथ्यात्व हो या फिर D3 की सत्ता हो, जो भी हो, वो जीव मिथ्या दृष्टि ही होगा, उसकी अवस्था क्या होगी, मिथ्या दृष्टि ही होगी। तो ऐसे सबसे पहला तो मिथ्या दृष्टि है। सेकेंड बात है कि वो सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त होना चाहिए। सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त मतलब एकेंद्री विकलेंद्री या सन्नी कुछ भी नहीं होना, और चारों गति के, ऑफ कोर्स देवता और नैरेक तो सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त अवस्था पूर्ण होने के बाद ही काल करते हैं, मनुष्य भी क्या होता है, सन्नी पंचेंद्री और असन्नी भी होते हैं, लेकिन वो प्रथमोपशम नहीं कर सकते, तो मनुष्य गति में हमारे पास सन्नी पंचेंद्री
पर्याप्त जीव जो मनुष्य होते हैं, उसमें भी हम डिविजन्स आगे देखा है हमने कि कर्म भूमिज भी होते हैं और अकर्म भूमिज भी होते हैं, अंतर्द्वीपज भी होते हैं। उसमें अंतर्द्वीपज तो एकांत मिथ्या दृष्टि, ये सब बातें हैं, तो वो अभी नहीं करते हुए बस इतना देखें, 4 गति की अपेक्षा मनुष्य गति में असन्नी जो जीव होते हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते, सन्नी पंचेंद्री, और वो भी अपर्याप्त नहीं, पर्याप्त जीव कर सकते हैं। और तिर्यंश में एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री नहीं करते, ओनली सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री। ठीक है, ये हो गया एक सेकंड योग्यता। फिर बात करी है कि अब उसके पास क्या और होना चाहिए, तो उसके आयुष कर्म की तो हम बात नहीं करते, उसके अलावा जो 7 कर्म है, उन 7 कर्मों की सत्ता कितनी होनी चाहिए, एक एकेएस, अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही उनके स्थिति उनके आत्मा में बचनी चाहिए 7 कर्मों की। अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की जब जीव, मतलब अंतः कोड़ा कोड़ी सागरम, टोटल मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति मोहनी कर्म की हो सकती है, मिथ्यात्म होने की। तो ऐसे मिथ्यात्म होने की, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की 30 ऐसे करके हमने सबकी देखी थी, वो मैक्सिमम थी। बट कम 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 करते करते, मतलब कोई भी जीव अगर प्रथमोपशम प्राप्त करना चाह रहा है तो उसकी आत्मा में जो 7 कर्मों की स्थिति है वो कितनी बचे, अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की ही बचे, मतलब उससे ज्यादा स्थिति वाले एक भी प्रदेश उसकी आत्मा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा जब इतना कम 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 स्थिति, ये भी अनंत गुण विशुद्धि से कर्म, क्योंकि हमें पता है उदीर्णा हर समय, अब हमने आगे का पढ़ लिया, उदीर्णा हर समय हो रही होती है, प्रदेशों की स्थिति कम करते हैं, अपवर्तना भी, मतलब ऐसे जो जनरली चलती है वो अपवर्तना हर समय होती है, अपवर्तना उत्वर्तना ये सब करण लगते हैं, संक्रमण करण सब कुछ चलता रहता है। लेकिन बस इतना विशेष पुरुषार्थ होता है आत्मा का, इतना हाई लेवल का, कि उसकी जो टोटल 7 कर्मों की जो टोटल स्थिति बचती है मैक्सिमम, वो होती है अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। उतनी ही बचने पर फिर जीव 3 करण स्टार्ट करता है। तो वो 3 करण कौन से हैं, तो वो बताया है। सबसे पहले तो वो करता है यथा प्रवृत्त करण, स्टेप नंबर 1 यथा प्रवृत्त करण कर रहा है। अब जब वो यथा प्रवृत्त करण करता है तो यथा प्रवृत्त करण की प्रोसेस में वो स्थिति घात करता है ओनली, मतलब जो 5 अपूर्व कार्य हैं, उन 5 अपूर्व कार्यों में से स्थिति घात, ऐसा स्थिति घात जो अभी इससे पहले कभी नहीं चल रहा था। तो ये कैसा है, तो ये ऐसा है कि अभी तक जितनी स्थिति की, क्योंकि हमने देखा है कि वो किसी भी अनइवन स्थिति को बांध रहा था, हर समय में उसकी क्या हो रही थी, स्थिति कोई भी, कभी इतनी, कभी कम, कभी हाई, कभी लो, ऐसे करके किसी भी लेवल की स्थिति वो बांध रहा था। लेकिन जैसे वो यथा प्रवृत्त करण स्थिति, ओ सॉरी, स्थिति घात नहीं, स्थिति बंद, ठीक है, थैंक यू, स्थिति बंद करता है। स्थिति बंद ऐसा स्थिति बंद करता है जिसमें जैसे वो यथा प्रवृत्त करण में प्रवेश करता है तो उसके फर्स्ट समय में जिस स्थिति को बांधता है उसको वो अंतर मुहूर्त काल तक वो उसी स्थिति को बांधता है, सेम लेवल ऑफ स्थिति को वो बांधता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड, ये पूरा अंतर्मुहूर्त का काल है, फिर जो सेकंड अंतर्मुहूर्त आया उसमें वो कम स्थिति बांधता है। तो वो कितनी कम बांधता है फॉर द सेकंड अंतर्मुहूर्त, तो वो बांधता है PSB, पल्योपम का संख्येतम भाग माइनस करने पर, मतलब जितनी पहले थी, जितनी भी थी उससे PSB माइनस करने के बाद जो स्थिति प्राप्त होती है मैक्सिमम उतनी ही स्थिति को बांधता है। फिर नेक्स्ट अंतर्मुहूर्त में, थर्ड में, वापस से PSB माइनस हो जाती है, ये हो गई। फिर ऐसे करते करते वो आगे पूरा अंतर्मुहूर्त काल तक वो यथा प्रवृत्त करण करता है और उस पूरे काल में अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, इसी समान स्थिति का बंध होता है। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट है, अब जब ये पूरा अंतर्मुहूर्त काल तक इस प्रकार का स्थिति बंध करता है और अनंत गुण विशुद्धि होती रहती है, उसके बाद जीव अपूर्व करण में प्रवेश करता है। इस अपूर्व करण में प्रवेश करने के ये नेक्स्ट है इसका अपूर्व करण, है ना। अब इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अपूर्व करण जो है, उस अपूर्व करण में 5 अपूर्व कार्यों में से 4 अपूर्व कार्य होते हैं। 5 अपूर्व कार्य, क्योंकि हम द्वितीयोपशम से भी रिलेटेड पढ़ चुके हैं, इसीलिए प्रथमोपशम में 5 नहीं होते, 4 होते हैं।
अपूर्व कार्य होते हैं। तो स्थिति बंध तो जैसे अभी था उसी प्रोसेस में होता है। अभी यथा प्रवृत्तकरण में जैसे पीएसबी माइनस करते हुए आए थे, अब ये पूरा यथा प्रवृत्तकरण का काल हुआ। इसको थोड़ा और ले लेते हैं बड़ा। ये जो काल हुआ यथा प्रवृत्तकरण का कंप्लीट, जब वो ये यथा प्रवृत्तकरण का अंतर्मुहूर्त था, अब वो अपूर्वकरण के अंतर्मुहूर्त में आया। तो उसमें भी जो पिछला था उससे पीएसबी माइनस करता करता नीचे आता जाता है ना। तो ये पूरा भी इसी प्रकार वो पूरे अंतर्मुहूर्त के लिए वैसा ही स्थिति बंध करता है। ये हुआ अपूर्वकरण का। अपूर्वकरण के लास्ट समय तक भी वैसा ही है। और इसी के साथ साथ में देख लेते हैं जो अनिवृत्तीकरण होता है उसमें भी पीएसबी माइनस करता हुआ स्थिति बंध वैसा ही चलता रहता है। मतलब कंटिन्यूअसली कम 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 स्थिति को वो बांधता है। अब सेकेंड बात आती है स्थिति घात। तो ये स्थिति घात यथा प्रवृत्तकरण में नहीं हो रहा था, अपूर्वकरण में हो रहा है। तो अपूर्वकरण में जो स्थिति घात हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो ये जो निषेक था, मतलब हमारे जो प्रदेशों की स्थिति को अरेंज करके बनाते हैं, इस निषेक में एक ऊपर का पार्ट स्थिति, ये पूरी स्थिति है। इस पूरी, ये मैक्सिमम कितनी है वैसे भी हमने देखा, ये पूरी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की ही बचती है। इस अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति में से मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब यहां से नीचे की ओर बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना होगा? तो ऊपर टोटल जितनी स्थिति है उसमें से मिनिमम कम से कम कितना होता है? कम से कम होता है पल्योपम का संखेतम भाग। हाँ, कम से कम जघन्य पल्योपम का संखेतम भाग, मतलब यहां से काउंट करो, एक समय, दो समय, जितने भी पल्योपम का संखेतम भाग में जितने भी समय होते हैं उतने समय का एक स्थिति कंडक उठाता है जीव। और उस सभी स्थिति, ये मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम कितना होता है? तो मैक्सिमम होता है पृथक्त्व सागरोपम। मतलब यहां से पृथक्त्व सागरोपम तक की स्थिति का कंडक, इतना बड़ा एक कंडक उठाएगा, या फिर मिनिमम से मिनिमम पीएसबी वाला कंडक उठाएगा। इस पूरे, जैसे अभी मिनिमम वाले की बात कर लेते हैं अपन, कोई भी एक कंडक उसने उठाया, ठीक है। अब ये जो कंडक इसने उठाया, इसमें अलग अलग स्थिति के सारे प्रदेश थे। इन सभी प्रदेशों का क्या कर रहा है जीव? इन सभी प्रदेशों में जितनी स्थिति थी, ये इतनी पूरी स्थिति थी, इस पूरी स्थिति में से ये जो प्रदेशों की जितनी, जैसे इसकी इतनी थी, इस वाले की इतनी थी, इस वालों की इतनी थी, तो ये पूरी इनकी स्थिति टोटल हमारी आत्मा में पहले थी। अब ये स्थिति कम होके इतनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी। कहाँ तक रह जाएगी? मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त जितनी ही स्थिति उनकी रह जाती है। ये जो इतनी हाई स्थिति वाले प्रदेश थे, उनकी स्थिति अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर हमने, मतलब उनकी स्थिति को कम करके ओनली 1 समय, 2 समय, 3 समय से लेकर अंतर्मुहूर्त तक ही वो आत्मा के साथ बचेंगे जिनका घात हुआ है। वैसे ही जो ऑलरेडी कंडक के नीचे अघात्यमान है, उनका कुछ नहीं होता, वो एज इट इज रहते हैं। मतलब नेक्स्ट स्थिति बंध में नेक्स्ट टर्न उनका भी आता है, नेक्स्ट बंध नहीं, सॉरी, स्थिति घात में। ये फर्स्ट स्थिति घात में एक कंडक उठाया, सेकंड स्थिति घात में दूसरा कंडक उठाएंगे, थर्ड स्थिति घात में दूसरा कंडक उठाएंगे, पर उस समय पर वो कहलाएगा घात्यमान कंडक, और नीचे के जितने भी होंगे वो अघात्यमान कहलाता है, ठीक है। तो ये हम पहले बात करते हैं एक स्थिति घात की, फर्स्ट स्थिति घात। ये हुआ, ये जितने भी प्रदेश हैं इन सभी प्रदेशों को, हाँ, कंडक मतलब स्थिति का हिस्सा, इन सभी प्रदेशों को नीचे लाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्रदेशों की स्थिति को कम करा। कितना कम करा? तो 1 समय, 2 समय, 3 समय यावत अंतर्मुहूर्त जितनी ही उनकी स्थिति बचाई। ये कैसे पता चला? ये हम आगे वाले प्रोसेस में देखेंगे। ये होता है स्थिति घात। स्थिति घात मतलब, अब ये स्थिति घात किसके साथ होता है? ये सभी शुभ अशुभ कर्मों के साथ, जितने भी शुभ और अशुभ कर्म प्रकृति हैं सभी के साथ, चाहे वो शुभ प्रकृति हो या अशुभ प्रकृति हो, सभी की स्थिति को कम करते हैं। और वो प्रदेश जो है हमारी आत्मा में ऑलरेडी सत्ता में है। इसीलिए स्थिति घात की डेफिनेशन में कहते हैं सत्तागत कर्मों की स्थिति को कम करना स्थिति घात कहलाता है। अच्छा, अब ये पूरी
इस पूरी प्रकृति की अभी इतनी सत्ता है, जब इस प्रकृति की मैं स्थिति कम कर दूंगी तभी वो कहलाई कि इसकी स्थिति कम हुई। फिर सेकेंड प्रदेशों के सारे प्रदेशों की कम हुई तभी वो स्थिति घात कहलाया। तो इसीलिए कुछ प्रदेशों की स्थिति तो कम होती रहती है अपवर्तना या फिर उदीर्णा इन सब के द्वारा, जो भी हर समय होता है, बट पूरे की पूरी स्थिति को कम कर देना वो ही स्थिति घात कहलाता है, जो 5 अपूर्व कार्य हम पढ़ते हैं उसमें। फिर थर्ड, यहाँ पर तो 4 ही अपूर्व कार्य होते हैं। थर्ड है अनुभाव घात। अनुभाव घात जैसे हमने बोला स्थिति घात में हम स्थिति का घात कर रहे हैं, स्थिति को कम कर रहे हैं। अनुभाव घात में क्या करते हैं? अनुभाव घात में हम उसके अनुभाव को, उसकी जो रस है उसको कम कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि अनुभाव किसी भी अच्छी प्रकृति का, जैसे अगर 7 वेदनी, अगर आपके 7 वेदनी का उदय है और आपको उसका फल मिल रहा है, उसका अनुभाव जो भी, जितने भी अनुभाव के साथ आपने बांधा होगा, तो वो जो रस है जब उदय में आएगा, अपना फल देगा, विपाक है, वो बहुत अच्छा फील होगा। मतलब जितना हाई लेवल का अनुभव होगा 7 वेदनी का, उतना ही आपके लिए बेटर है। सारे पुण्य प्रकृतियों का ज्यादा अनुभव होना अच्छी बात होती है, पर पाप प्रकृति, अगर आपको हेडेक हुआ, बहुत तीव्र हेडेक है, तो वो अच्छा नहीं है। इसीलिए पाप प्रकृति का हाई अनुभव होना अच्छा नहीं होता। इसीलिए जब हम अनुभाव घात कर रहे हैं, ये प्रोसेस हमारी जो भी कर रहे हैं सब आत्मा के हित में ही कर रहे हैं, तो अनुभाव घात किसका होना चाहिए? तो पाप प्रकृति का होना चाहिए। पुण्य प्रकृति का अनुभाव घात नहीं करते। मतलब ओनली अशुभ कर्मों का के अनुभाव को कम करना। कौन से अशुभ कर्म? सत्ता में रहे हुए सत्तागत अशुभ कर्मों की, मतलब इसमें तो अशुभ स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, सत्तागत कर्मों के अनुभाव को कम करना अनुभाव घात कहलाता है। फिर बाद में बताया कि अपूर्व करण के सत्तागत सभी अशुभ प्रकृतियों का अनुभाव घात करता है। ठीक है। फिर है, एक मिनट, नेक्स्ट है अनुभाव घात के बाद है गुण श्रेणी। गुण श्रेणी। अब ये जो गुण है, ये गुण का अर्थ होता है गुणाकार, मतलब मल्टीपल। तो कितना मल्टीपल? तो असंख्य गुणा, असंख्य गुणा अधिक। किसकी मल्टीपल की बात कर रहे हैं? कर्म प्रदेशों के। कर्म प्रदेशों का असंख्य मल्टीपल, मतलब जितने क्वांटिटी में प्रदेश हैं, जितनी संख्या है प्रदेशों की, उससे असंख्य गुणा इंक्रीज करना। ठीक है, ये होता है गुण। गुण का मतलब लिया। श्रेणी मतलब क्रम पूर्वक। ऐसा नहीं कि पहले आपने इतना कर दिया, पहले आप 1 टाइम कर रहे हो, फिर 4 टाइम कर दिया डायरेक्टली, फिर 3 टाइम पे लेके आए हो, फिर 9 टाइम पे चले गए। ऐसा नहीं होता। क्रम पूर्वक क्या करते हैं? उनको व्यवस्थित वैसे क्रम पूर्वक जमाया जाता है, या फिर उनमें वो स्थिति अलॉट की जाती है। तो किसमें? अब समझते हैं गुण श्रेणी एक्चुअल में होता क्या है। ये है हमारा टोटल घात्यमान कंडक। अब इस घात्यमान कंडक में बहुत सारे प्रदेश थे, अलग अलग स्थिति वाले। इसमें से हम क्या करते हैं? इसमें हमने बताया ना कि ये जो घात्यमान कंडक है, इसकी स्थिति को हम अंतर्मुठ में अरेंज कर रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट कैसे हुआ? तो ये अरेंजमेंट होता है, जब ये अरेंजमेंट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं गुण श्रेणी। हमने सभी टाइप की स्थिति, जितना हमारा घात्यमान कंडक है, उसमें से सभी टाइप की स्थिति में से प्रदेश निकाले। ठीक है, अब ये एक एक प्रदेश निकलेगा ऐसी बात नहीं है। इस बीच में यहाँ का एक प्रदेश हो, यहाँ के 5-6 प्रदेश हो, यहाँ के 15-20 प्रदेश हो, यहाँ के 1000 प्रदेश हो, कुछ भी हो सकता है। इस पूरी पर्टिकुलर फली को हमने उठाया और इन सभी, एक समय की बात हो रही है, वन एट अ समय, एक ही समय पर जो भी प्रदेशों की ये स्थिति थी, प्रदेशों को फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, फोर्थ समय, फिफ्थ समय, कुछ को सिक्स्थ समय, कुछ को सेवंथ, कुछ को एट्थ, ऐसे करते करते अंतर मुहूर्त काल तक हमने उन प्रदेशों में स्थिति को अलॉट किया। मतलब ये सभी प्रदेशों को डिफरेंट डिफरेंट स्थिति, एक प्रदेश में तो एक ही स्थिति दे पाएंगे हम, उस प्रदेश को कैसे दी? तो ऐसे होंगे, जैसे हमने बोला ना
एक बार वापस रिकॉल करो, जब हमने निषेक के बारे में पढ़ा था तब हमने क्या कहा था, जैसे एक समय पर मैंने बात करी कि ये कोई एक पर्टिकुलर समय है जिस समय पर जीव ने मिथ्यात्व वेदनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की क्या करी, स्थिति बांधी, एज्यूम कर रहे हैं। तो इस समय पर अगर हम बोलते हैं कि एक समय पर 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, इट मीन्स ये जो हमारा चार्ट है, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, यावत यावत करते करते अंत कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी, दो कोड़ा कोड़ी, ऐसे करते करते 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का क्या बना, पूरा निषेक बनता है। एक ही साथ फर्स्ट समय के बाद, इस फर्स्ट समय में हम 7000 वर्ष को माइनस कर देते हैं, मतलब अब आधा काल माइनस करने के बाद प्रदेश हमारे अरेंज होते हैं। याद आया, ये हमने पढ़ा था स्थिति बंध में। तो ये जब भी एक ही समय का निषेक है, मतलब एक ही समय में 70 वर्ष प्लस 1 समय जो है, वहां से लेकर पूरा 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल तक सभी, मतलब इतना ड्यूरेशन की जो स्थिति होती है, सभी में हम मतलब इतने सारे प्रदेशों को हमने उसी समय पर बंध भी किया, क्योंकि हमारा स्थिति बंध भी उसी समय होता है, प्रदेश बंध भी उसी समय होता है, प्रकृति बंध भी होता है, अनुभाव बंध भी होता है। उसी समय पे हमने प्रकृति अलॉट करी कि तुम्हें क्या बनना है, मिथ्यात्व वेदनी का के रूप में अपना विपाक दिखाना है सभी प्रदेशों को। सभी प्रदेश को ग्रहण किया, वो हो गया प्रदेश बंध। फिर सब में अनुभाव डाला, वो अनुभाव बंध। और स्थिति बंध जब करते हैं तो सभी प्रदेशों को हम स्थिति देते हैं। ऐसे किस तरह से स्थिति देते हैं, इस प्रकार कि जो सबसे कम अबाधा काल प्लस 1 समय वाले प्रदेश होते हैं, उन सबसे कम स्थिति वाले प्रदेश की काउंटिंग सबसे ज्यादा होती है, और फिर उससे कम 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 करते 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 मैक्सिमम स्थिति का हम जिस स्थिति का बंद करते हैं, उसमें हम सबसे कम प्रदेश अलॉट करते हैं। ये हमने पढ़ा था। गुण श्रेणी में क्या होता है, गुण श्रेणी में इसका अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब जस्ट अपोजिट नहीं होता, पर वो ऑर्डर जो निषेक बनता है वो उल्टा रहता है। कैसे रहता है कि यहाँ के जो हमने जितने भी प्रदेश उठाए हैं, जिनकी भी स्थिति को कम किया है, उनमें कुछ प्रदेशों को तो हम जस्ट उदय समय में बना देते हैं, कुछ को सेकंड समय, कुछ को थर्ड समय, फोर्थ समय करते करते अंतर मुहूर्त काल जो होता है, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त की स्थिति हम मैक्सिमम प्रदेशों को अलॉट करते हैं। और ये फर्स्ट समय से सेकंड समय वाले प्रदेशों की काउंटिंग कितनी होगी, तो वो होगी असंख्य गुणा अधिक, मतलब असंख्य गुणा उनकी काउंटिंग हमने बढ़ा दी। ये हो गया गुण श्रेणी रचना, इसको बोलते हैं गुण श्रेणी रचना। ये एक ही समय पर पूरे। अब अगले समय पर क्या होगा, तो जब तक ये पूरा, अभी स्थिति पूरी घात नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ थोड़े से ही प्रदेश, इस पर्टिकुलर स्थिति के बहुत सारे प्रदेश रिमेनिंग है, मतलब स्थिति घात नहीं हुआ है। तो ये एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, ऐसे करते करते फलियां क्या होती हैं, सारे प्रदेशों को इसी गुण श्रेणी में अरेंज किया जाता है। मतलब ये जितना ये अंतर्मुहूर्त का जो काल, जिसमें प्रदेश ऑलरेडी हमने अलॉट कर दिए थे, उन्हीं के साथ और प्रदेशों को इसमें डालते जाते हैं। ठीक है। अब ये एक समय, दो समय, तीन समय, पूरा अंतर्मुहूर्त काल में ये सारे प्रदेश खाली होके नीचे आ जाते हैं, और इसीलिए ये पूरी स्थिति कम हो जाती है, और इस स्थिति को कम होने में अंतर्मुहूर्त का कम से कम काल लगता है। कोई भी स्थिति घात एक समय में नहीं होता, अंतर्मुहूर्त में स्थिति घात होता है। तो ये गुण श्रेणी जो है, इसका गुण श्रेणी, ये जो मैक्सिमम होता है, इसको बोलते हैं गुण श्रेणी शीर्ष। गुण श्रेणी शीर्ष जो होता है, ये अंतर्मुहूर्त उदय समय, जब हमने स्थिति घात स्टार्ट किया था फर्स्ट समय, उस समय पर हमारा कोई ना कोई उदय समय तो हो गई होगा। तो उस समय से लेकर गुण श्रेणी शीर्ष तक सभी प्रदेशों को हमने अलॉट कर दिया था। उसके बाद जितने भी प्रदेश आए, वो इसी के अंदर सभी एडजस्ट होते गए। पर क्या हुआ, अंतर्मुहूर्त में जब ये खाली हुई, तब हमारे जो नीचे के प्रदेश थे, वो एक एक समय, फर्स्ट समय में तो इतना रहा, सेकंड समय जब आए तो हमारे ये नीचे की जो प्रदेश है, इसकी हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गया। सेकंड समय पर आए, एक और समय कम हो गया, थर्ड समय पर आए, एक और समय कम हो गया, फोर्थ समय पर आए, एक और समय कम हो गया। ऐसा जब अंतर्मुहूर्त काल में हमारा जो स्थिति घात हुआ, तो हमारे प्रदेश क्या है, वो गुण श्रेणी, सेम गुण श्रेणी शीर्ष के साथ वाले जो है, मतलब गुण श्रेणी शीर्ष सबका इक्वली होगा जब तक पूरा स्थिति घात नहीं होगा।
तो उतने में ही सारे प्रदेश एडजस्ट होते रहते हैं। अब ये पूरा स्थिति कम हो गई। अब नंबर आया सेकंड कंडक्ट का। अब सेकंड कंडक्ट के प्रदेश खाली करने हैं, उसके लिए नई नई गुण श्रेणी बनती है। तो वो जो नई गुण श्रेणी बनेगी, अब वो नई गुण श्रेणी जो भी मान लो ये वाली अब बात खत्म हो गई, क्योंकि ये हमारे प्रदेश जो थे, ये प्रदेश एक समय उदय समय के साथ निकलते गए, है ना। अब ये मान लो हमारा ये आया उदय समय। अब इस उदय समय से लेकर, अभी गुण श्रेणी शीर्ष हमारा यहाँ पे था, अब हमारा गुण श्रेणी शीर्ष कहाँ जाएगा? उदय समय से लेकर वापस अंतर्मुहूर्त काल तक का नया गुण श्रेणी शीर्ष बनता है। तो ये अभी तक हमारा गुण श्रेणी ऐसे बनी थी। अब सेकेंड स्थिति घात जो हुआ उसके लिए हमारी गुण श्रेणी बढ़ गई, लेकिन जो इस पूरा स्थिति घात की अगर हम बात करें तो वो पूरा स्थिति घात में इसी गुण श्रेणी में सारे प्रदेश जाएंगे। ये जो बढ़ गई ये अंडरस्टूड वाली बात होती है, पर गुण श्रेणी शीर्ष सबके लिए सेम होगा, तो वो हर एक कंडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक स्थिति घात है। ऐसे हजारों स्थितिघात अपूर्वकरण में होते हैं। गुण श्रेणी का समय, एक बार मैं डाउट देख लूं। वैसे स्थितिघात का समय एक ही होता है, इसका कोई अभी तक मतलब ठोस प्रमाण के साथ ऐसा कुछ अभी आया नहीं है, होता है या नहीं होता है, और हम अपने आप से तो अज्यूम कर नहीं सकते, इसीलिए इस विषय में कुछ नहीं कहा। बस इतना हमें पता है कि नया स्थितिघात होगा तो अंडरस्टूड है कि उसकी गुण श्रेणी अलग बनती है। ये जब गुण श्रेणी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ना, तब ये सब चीजें आती है। अभी आपको इसमें बहुत शॉर्ट में बताया, पर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये खुला करके बता दिया। इतनी डिटेल में आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस इतना पूछेंगे गुण श्रेणी क्या होती है, तो गुण श्रेणी होती है असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करना। किस तरह से? क्रम पूर्वक, एक के बाद एक, क्रम पूर्वक मतलब श्रेणी। ठीक है, और असंख्य गुणाकार रूप से मतलब गुण का जो वर्ड है उसमें बताया। ये हो गया गुण श्रेणी। पर किसको कर रहे हैं? तो जो स्थिति को कम किया हुआ है, वो स्थिति घात वाले जो प्रदेश हैं, उन कर्म प्रदेशों को क्रम पूर्वक स्थापित करना गुण श्रेणी कहला रहा है। ये स्थिति घात किसका हुआ? कर्म प्रदेशों का। कैसे हुआ? कौन सी प्रोसेस में हुआ? अपवर्तना के द्वारा। जो अपवर्तना का अर्थ होता है कर्मों की स्थिति को, अनुभाव को कम करना, ये अपवर्तनाकरण होता है। इसका अपोजिट होता है उद्वर्तनाकरण, जिसमें कर्मों की स्थिति और अनुभाव वगैरह को बढ़ाते हैं। तो वो डिफरेंट चीज है, वो आगे आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी बस इतना पता है, अपवर्तना एक प्रोसेस है जिसमें स्थिति और अनुभाव वगैरह को कम करते हैं। तो अपवर्तना के द्वारा जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति को कम करता है, उन कर्म प्रदेशों को क्रम पूर्वक असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करने को गुण श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब ये अपूर्वकरण में आयु को छोड़कर सत्तागत सभी शुभ व अशुभ कर्म प्रकृति की गुण श्रेणी होती है। शुभ और अशुभ दोनों क्यों ली है? क्योंकि स्थिति घात हम शुभ और अशुभ दोनों का कर रहे हैं, अनुभाव घात सिर्फ अशुभ प्रकृतियों का करते हैं। ठीक है, अब बताया है कि कितना कितना टाइम लगता है। तो एक स्थिति घात हमने देखा था कि ये एक स्थिति बंध हुआ था, है ना। ये अपूर्वकरण का एक स्थिति बंध है। इस एक स्थिति बंध में जितना अंतर्मुहूर्त का काल लगता है, उतना ही अंतर्मुहूर्त का काल लगता है इस एक स्थिति घात को कम करने, मतलब एक इस पूरे स्थिति को खत्म करने में। वो ही जितना एक स्थिति बंध का काल है, उतना ही एक स्थिति घात का काल होता है। और ऐसे स्थिति बंध और स्थिति घात एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर ये जो अनुभाव घात होता है, वो अनुभाव घात कितने हो जाते हैं? हजारों अनुभाव घात हो जाते हैं। ठीक है, अनुभाव घात मतलब बहुत रैपिडली होते हैं। एक अंतर्मुहूर्त काल में आपका एक ही स्थिति बंध हुआ, एक ही स्थिति घात हुआ, लेकिन अनुभाव घात हजारों हो गए। और गुण श्रेणी तो कंटिन्यूअसली बन रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम हर समय पे प्रदेशों को कम करते हैं, तो वैसे वैसे गुण श्रेणी तो चलती रहती है लगातार। अब इसमें एक बात और देखना है गुण श्रेणी में, कि यहाँ पर हमने जो बात देखी कि ये पूरी स्थिति थी, उदय समय था, तो जब प्रदेशों को हम नीचे लाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? कि उनकी स्थिति कम हो गई, मतलब आत्मा से जल्दी वो बाहर निकल जाए। तो अगर वो प्रकृति उदयमान है तो प्रदेशों को भी हम उदय समय से ही बाहर करेंगे। पर अगर वो प्रकृति उदयमान नहीं है, है ना, अब ये प्रकृति की सत्ता है, अनुदयमान की सत्ता है ना, अनुदयमान का निषेक है। इस अनुदयमान के निषेक में वो प्रकृति में प्रदेश तो है, बट वो उदय में नहीं है। तो उदय में नहीं है मतलब
विपाकोदय नहीं है, वो संक्रमण के द्वारा अन्य प्रकृतियों में जा रहे होंगे या जो भी रीजन हो, पर उनका विपाकोदय नहीं हो रहा है। तो विपाकोदय नहीं हो रहा तो हम ऊपर से प्रदेशों को इसमें लेके आएंगे और बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि उनका तो उदय नहीं है। उनका उदय होता तो वो उदय वाले प्रदेशों के साथ बाहर निकल जाते, जो ऊपर से आ रहे थे वो भी प्रदेश। इसीलिए एक आवलिका का जो काल होता है, उस आवलिका के काल में उन प्रदेशों को अरेंज नहीं करते। तो इसकी जो गुण श्रेणी बनती है वो एक आवलिका ऊपर से बनती है। ठीक है, ये जो गुण श्रेणी बनी, गुण श्रेणी शीर्ष जो भी अंतर्मुहूर्त का काल है वो उदय समय से अंतर्मुहूर्त ही मानेंगे, लेकिन ये जो बनी है यहाँ से, मतलब स्टार्टिंग हुई है गुण श्रेणी की, प्रदेश जब हमने अरेंज करे तो उदय समय में नहीं रखे, एक आवलिका बाद हमने वो प्रदेश अरेंज करके अंतर्मुहूर्त काल तक रखे हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप का हो गया, उदयमान प्रकृति की और अनुदयमान प्रकृति की। एक आवलिका के ऊपर से गुण श्रेणी रचना होती है। डन, स्थिति बंद हो गया। ये भी क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पे कवर हो गया है सब। अब अनिवृत्तीकरण, अब ये जो चार कार्य हुए ये कब कब तक चलते हैं? तो ये अंतर्मुहूर्त तक चलते हैं, और अंतर्मुहूर्त के पश्चात जीव अनिवृत्तीकरण में आ जाता है। अनिवृत्तीकरण में प्रवेश करते ही जीव क्या करता है? बहुसंख्यतम भाग, जैसे मान लो अनिवृत्तीकरण, अगर हम माने कि अनिवृत्तीकरण 50 समय का है, वैसे इतना छोटा होता नहीं है, नहीं होता वो पता नहीं, अंतर्मुहूर्त होता है टोटल, एक बार लेके चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो अनिवृत्तीकरण है वो 50 समय का है, तो 50 नहीं मानो, एक बार 1000 समय का मान लो, 1000 समय का टोटल अनिवृत्तीकरण का काल है। इस पूरे अनिवृत्तीकरण के 1000 समय के काल में सिर्फ हमारा 100 समय बचा मान लो, या 50 ही मान लो, 50 समय हमारा शेष रहा। 50 समय शेष रहे और कितने हुए? 1000 में से 50 माइनस करना है, 950 समय व्यतीत हो गए। एक अज्यूम कर रहे हैं ऐसा कि 1000 समय का टोटल था, मतलब बहुसंख्यीय भाग व्यतीत हो गया और एक संख्यतम भाग शेष रहा। तो बहुसंख्यीय भाग में क्या करा? तो जैसे अपूर्वकरण में ये चार कार्य चल रहे थे, वैसा ही पीएसबी माइनस करते हुए स्थिति बंद होना, स्थिति घात होना, गुण श्रेणी रचना होना, अनुभाव घात होना, ये सब चलता रहता है। किसमें? बहुसंख्यीय भाग में। फिर जब एक संख्यतम भाग शेष बचता है, उस एक संख्यतम भाग के सबसे मतलब फर्स्ट समय में जैसे एक संख्यतम भाग बचा, तो जीव क्या करता है? मान लो ये 50 समय का, तो 50 समय में से ऐसा मानो 20 लेके चलते, 10 लेके ही चल लेते हैं एक बार। 10 समय के लिए क्या करा? जैसे ये पूरा 50 समय का काल है ना? अब इस पूरे 50 समय के काल में जीव ने 10 समय में क्या करा? 10 समय के बाद एक बार इसका मैं बना, ये है यहाँ का जो 50 समय बचा ना, उसको हम ले रहे हैं जूम आउट करके, जूम इन करके। ये 50 समय का काल है, उसमें से 10 समय तक जीव एक प्रोसेस करता है। ये जो 10 समय है, इन 10 समयों में जीव एक प्रोसेस करता है। क्या प्रोसेस करता है? कि ये जो जैसे ही इस प्रोसेस को बोलते हैं अंतरकरण। जैसे अंतरकरण ये फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट समय है, या फिर ये फर्स्ट समय, कोई भी एक को फर्स्ट समय मान लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट समय में जैसे अंतरकरण स्टार्ट किया, फर्स्ट समय में जीव क्या करता है? ये जितना हमारा 50 समय को हम जो 50 बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में अंतर्मुहूर्त काल है। ये अंतर्मुहूर्त नहीं है, एक संख्यतम काल है। वैसे वो होता अंतर्मुहूर्त ही है, पर हमको खुला करके दिया है। एक संख्यतम भाग शेष बचा है हमारा अनिवृत्तीकरण का, वो है। तो इस पूरा जो 50 समय का काल है, यहाँ पर अनिवृत्तीकरण हमारा एंड होना है। अनिवृत्तीकरण एंड होगा, ये लास्ट समय अनिवृत्तीकरण का। तो अनिवृत्तीकरण जहां पर एंड हुआ है, उसके बाद का जो अंतर्मुहूर्त का काल है, अंतर्मुहूर्त का जो काल है, उस पूरे काल में जीव क्या करता है? ये लास्ट समय है,
ये उसके नेक्स्ट समय 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पूरा अंतर्मुहूर्त का जो काल होता है, उस अंतर्मुहूर्त के काल में बहुत सारे प्रदेश रहे हुए होंगे मिथ्यात्व के। तो उन सभी प्रदेशों को क्या कर देता है, ये जितने भी प्रदेश इसमें थे मिथ्यात्व के, क्योंकि यहाँ पर भी मिथ्यात्व की सत्ता है अनादिकाल से, और बहुत टाइम तक हमारे मिथ्यात्व की ही सत्ता थी। अब उस पूरे मिथ्यात्व की सत्ता में क्या करा, ये भी जरूरी है, इसको भी मान के चलो। अंतःकोलाकोड़ी सागरभम की जो सत्ता थी, ये पूरी ही हमारी मिथ्यात्व की सत्ता है। अब ये जो हमारा अनिवृत्तीकरण का लास्ट समय है, उन 50 समय के बाद का जो अंतर्मुहूर्त का काल है, तो यहाँ फर्स्ट समय से ही जीव ने क्या स्टार्ट कर दिया, इस पूरे बाद के अंतर्मुहूर्त काल में से प्रदेशों को उठा के फेंकना। कैसे फेंकेगा, ये एकदम लोएस्ट भाषा है कि फेंक रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है वो समझेंगे। अभी तो इधर फेंक रहा है, कुछ को इधर फेंक रहा है, कुछ को इधर फेंक रहा है, कुछ को इधर फेंक रहा है, कचरा बाहर करा, ऐसे समझो। कुछ को इस वाले घर में फेंक दिया, किसी को एक पड़ोसी के घर में, किसी दूसरे पड़ोसी घर में, और अपने घर को उसने साफ कर लिया। वहां पे कोई भी प्रदेश नहीं बचा, इस पूरे अंतर्मुहूर्त के रीजियन में कोई भी प्रदेश नहीं बचा। वो प्रदेश कहाँ गए, कुछ प्रदेश पहले कुछ प्रदेश बाद में। मतलब जो यहाँ की, ये हमारा करंट समय है, ये 1 समय 2 समय 3 समय ऐसे करते करते जब पूरा अंतरकरण के लास्ट समय में आता है, तब हमारा ये पूरा कचरा साफ हो गया होता है। इतने टाइम में 10 समय में उसको पूरा कचरा फेंकने में टाइम लगा। अब ये जो लास्ट समय पे आया, तो क्या करा, जो प्रदेश थे उन प्रदेशों की जो प्रदेश यहाँ, मतलब हम एट प्रेजेंट यहाँ उदय समय है, उदय समय से यहाँ तक के हमारे प्रदेश था, यहाँ प्रदेश था, यहाँ प्रदेश था, यहाँ प्रदेश, सबके प्रदेशों की स्थिति थी अलग अलग। तो उन प्रदेशों की स्थिति में से कुछ प्रदेशों की स्थिति को तो कम कर दिया और कुछ प्रदेशों की स्थिति को बढ़ा दिया। ऐसा करके बीच का एरिया उसने पूरा खत्म कर लिया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्थिति थी, वो किसी भी प्रदेश में अब नहीं बची, एक भी प्रदेश नहीं बचा उस स्थिति का। मतलब आत्मा जब इस समय पर पहुंचेगी, तब कोई भी प्रदेश उसके पास नहीं रहेगा उदय में आने के लिए। समझ आया, इसी को बोलते हैं अंतर। तो ये हुआ पूरा, उसको 10 समय का काल बचा। अब 10 समय के काल के बाद ये 11th समय पर जब आया, 11 से लेकर 50 समय का उसका भी काल पूरा बचा हुआ है। तो इसमें क्या करेगा, तो इसमें वो जितने भी अभी हमारे यहाँ के आए हैं, प्लस पहले से जो उसके रहे हुए होंगे, वो सभी प्रदेशों को वो भोगता है। भोगता है मतलब उनका उदय होता है। तो इसमें ये किसके प्रदेश है, मिथ्यात्व वेदनी के। मिथ्यात्व वेदनी के इसको बोलते हैं प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में मिथ्यात्व वेदनी का क्या होता है, उदय होता है। और इसके साथ साथ अनंतानुबंधी चतुष्क का भी उदय चलता रहता है, क्योंकि अनादिकाल से भी उदय है, यहाँ पर भी उदय चलता ही रहेगा। ठीक है। पर अब क्या करेगा, जब जीव ने ये पूरा रिमेनिंग कुछ का बढ़ाया, कुछ की बढ़ा दिया, हाँ, तो वही बताए, फर्स्ट स्थिति में डाल देता है मतलब प्रदेश कम करे, प्रदेशों की स्थिति कम करी, और द्वितीय स्थिति में डाला मतलब प्रदेशों की स्थिति बढ़ा दी, इसको बोलते हैं द्वितीय स्थिति। ठीक है। अब ये यहाँ से तो सारे प्रदेश खाली हो गए। जब वो पूरा यहाँ पर बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ा, और ये बढ़ने के बाद जब वो अनिवृत्तीकरण के एंड में आता है, तब तक तो उसकी यही कंडीशन चल रही थी, मिथ्यात्व वेदनी का भी उदय चल रहा था, A4 का भी उदय चल रहा था। जैसे ही वो अनिवृत्तीकरण के जस्ट नेक्स्ट समय में आता है, इस समय पर वो जीव के कोई भी प्रदेश नहीं बचे थे। अगर प्रदेश ही नहीं बचे तो फिर उदय में क्या आएगा, इसीलिए यहाँ पर उसकी जो मिथ्यात्व वेदनी थी, उसका क्या हो गया, उपशम हो गया। उपशम क्यों बोला, अगर उदय नहीं बचे, प्रदेश खाली हो गए, तो क्षय बोल देते। क्षय इसीलिए नहीं बोला क्योंकि द्वितीय स्थिति में भी प्रदेश पड़े। अब यहाँ से आगे बढ़ते 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 ये काल तो पूरा आत्मा का पास्ट हो गया। अब आत्मा का प्रेजेंट क्या है, अनिवृत्तीकरण को भी क्रॉस कर लिया, ये पूरा आत्मा का पास्ट चले गया। प्रेजेंट क्या बचा, तो प्रेजेंट उसका प्रथमोपशम का फर्स्ट समय, इसको बोलते हैं प्रथमोपशम का फर्स्ट समय। जैसे ही अनिवृत्तीकरण था, वो उसका लास्ट समय के अगले समय पे आया, वो कहलाया प्रथमोपशम का फर्स्ट समय। क्यों कहलाया, क्योंकि इसी समय पर उसके पास कोई भी दलिक नहीं बचे थे, तो उसके उपशम की अवस्था हो गई,
उपशम की अवस्था के साथ साथ ही उसने यहाँ पर जो दलिक द्वितीय स्थिति में थे, उपशम क्यों है, क्योंकि अभी द्वितीय स्थिति में तो मिथ्यात्व के दलिक है ना, दलिक मतलब प्रदेश, मिथ्यात्व के जो प्रदेश हैं वो प्रदेश सत्ता में है बट अभी उदय में नहीं है, इसीलिए उपशम की अवस्था हो गई। ये कहलाया प्रथमोपशम, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अवस्था हो गई। अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व की जो अवस्था है उसी समय पर जीव क्या कर देता है, जो बाद में जितने पड़े थे उसके पास, प्रथमोपशम में क्या बोला, ओनली मिथ्यात्व वेदनी नहीं बोला, अभी चर्चा करी थी हमने, बोला D3 का उपशम। तो D3 है कहाँ जिसका उपशम बताओगे, तो D3 है जो ऑलरेडी मिथ्यात्व के प्रदेश थे, उन प्रदेशों को हमने क्या कर दिया, कुछ प्रदेशों को तो पूर्ण विशुद्धि में डाल दिया, कुछ प्रदेशों को अर्ध विशुद्धि रहने दी, और कुछ प्रदेशों की जैसी एज इट इज, मतलब जितना वो अशुद्ध प्रदेश थे, मिथ्यात्व के दलिक थे तो अशुद्धि थे, वो ऑफ कोर्स बैड दलिक है, तो उनको मिथ्यात्व के ही रहने दिए, कुछ अर्ध विशुद्धि में रखे और कुछ को पूर्ण विशुद्ध कर दिए। ठीक है, ये पूरा समझ लो कि ये पूरा जो द्वितीय स्थिति है, ये जो द्वितीय स्थिति है इसमें सभी प्रदेश थे, है ना, इसको पूरा एक बार भर लेते हैं पूरे से। तो ये जो थे सभी प्रदेश थे द्वितीय स्थिति में, कब थे, जब जीव की यहाँ प्रथम स्थिति चल रही थी, जब वो अंतर में नहीं आया था। ठीक है, अब जैसे ही वो अंतर में आया, प्रथम समय में उसको प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त हो गया, क्योंकि उसके पास कोई भी प्रदेश नहीं है उदय में आने के लिए, इसीलिए उपशम हो गया। और उसके साथ साथ ही उसने क्या करा, कुछ प्रदेशों को तो पूर्ण विशुद्ध कर दिया, कुछ को अर्ध विशुद्धि में रहने दिया, यहाँ से कुछ 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 सफाई हो गई है, कुछ को अर्ध विशुद्धि में रहने दिया और कुछ को पूर्ण अशुद्ध एज इट इज रखा। तो ये जो पूर्ण अशुद्ध रखा वो मिथ्यात्व के दलिक कहलाए, जो अर्ध विशुद्धि पे रखा वो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी के दलिक कहलाए, और जो पूर्ण विशुद्ध कर दिए वो सम्यक वेदनी के दलिक कहलाए। अब ये जो 3 टाइप का डिवीजन करा है मिथ्यात्व के दलिकों में, उसको बोलते हैं त्रिपुंज। तो ये उसने जीव ने त्रिपुंज बनाया। अब जब त्रिपुंज बनाया है, इसी समय पर प्रथमोपशम की प्राप्ति हुई है। प्रथमोपशम में हमने क्या बताया, D3 का तो उपशम होता है, A4 का क्षयोपशम होता है। मतलब जो अभी तक A4 का उदय चलता आ रहा था, मिथ्यात्व वेदनी का भी उदय था, A4 का भी उदय था, तो जो अनिवृत्तिकरण के लास्ट समय तक इनका उदय आ रहा था, वो अब मिथ्यात्व वेदनी का तो दलिक है ही नहीं, तो उपशम हो गया, और A4 का क्या हो गया, क्षयोपशम हो गया, अब वो उदय में नहीं आ रहा। ये हुआ, ये प्रोसेस जो है ये कब तक चली, ये सिर्फ सत्ता में पड़ा हुआ है, अभी इसका कुछ भी यूज नहीं है। सत्ता में इस रूप में एक प्रकृति को 3 प्रकृति में डिवाइड कर दिया। अब ये 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, आत्मा आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जब वो यहाँ पे लास्ट समय पे आएगा, इस पूरे ड्यूरेशन को हमने बोला कि अंतर्मुहूर्त तक खाली किया था ना, तो ये पूरा अंतर्मुहूर्त का काल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये पूरे अंतर्मुहूर्त काल को जब क्रॉस कर देता है जीव, तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन रहता है, या तो वो इस वाले को चूज करे, या इसको चूज करे, या फिर इसको चूज करे। इन तीनों में से किसी एक को वो चूज करता है। तो अगर उसकी पूर्ण विशुद्धि वाले अध्यवसाय हुए, अच्छे अध्यवसाय हुए, तो वो सम्यक वेदनी को चूज करेगा। मतलब उसका अब यहाँ पर तो उपशम की अवस्था नहीं है, उपशम तो बस इतनी थी, यहाँ पे तो प्रदेश है, अगर प्रदेश है तो किसी ना किसी रूप में तो बाहर आएंगे। तो जैसे ही वो इस लास्ट समय को क्रॉस करके नेक्स्ट समय में आता है, तो या तो उसके सम्यक वेदनी का उदय हो जाता है, या उसके सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय हो जाता है, या फिर मिथ्यात्व वेदनी का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। ठीक है, ये 3 टाइप में से किसी भी एक का उदय हो जाता है। ये 3 अवस्था हो गई, मिथ्यात्व वेदनी का उदय होगा तो जीव मिथ्यात्व वेदनी का उदय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय होगा तो जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, और सम्यक वेदनी का उदय होगा तो जीव क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी कहलाएगा। ठीक है, क्षयोपशमिक। अब उसकी प्रथमोपशम की अवस्था नहीं बची, प्रथमोपशम एंड होने के बाद 3 में से किसी एक अवस्था में उसको आना पड़ेगा। अब 3 के अलावा हमारे पास एक और अवस्था होती है, चौथी अवस्था, जिसको बोलते हैं सासादन। तो सासादन की अवस्था कब आएगी, सासादन की अवस्था में D3 का तो उपशम रहता है, लेकिन A4 का क्या हो जाता है, बंध स्टार्ट हो जाता है ना।
तो बंध स्टार्ट होता है, बंध के साथ साथ उदय भी स्टार्ट हो सकता है और नहीं भी होता है। ये दो अवस्थाएं। क्यों? क्योंकि द्वितीय उपशम से स्टार्ट होगा तो ओनली बंध होगा फर्स्ट समय में, और अगर प्रथमोपशम से आया तो उसका बंध और उदय दोनों पॉसिबल है। उसका भी रीजन है, अगर आप द्वितीयोपशम करके रखे हो तो मैं अभी बता देती हूँ। उसका रीजन ये है कि प्रथमोपशम में तो A4 का क्षयोपशम होता है और द्वितीय उपशम में A4 का क्षय होता है। तो अगर क्षय मतलब आत्मा से सत्ता से हटा दिया, अगर आत्मा में सत्ता से हटा दी किसी प्रकृति को, तो उसका सडनली उदय आना मुश्किल है। पहले बंध होगा फिर उदय आएगा। पर क्षयोपशम किया हुआ है, क्षयोपशम मतलब उसका जो रस है उसको कम कर दिया, जितना प्रभाव वो दिखाता। A4 अपना बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाता। A4 का क्या है, पूरे अनादि मतलब संसार में भटकाने वाला, अनंत अनुबंध, संसार से अनुबंध बनाए रखने वाला जो कषाय है, वो अनंतानुबंधी कषाय का अभी उसका जो रस है वो अपना फल दे रहा है, वो बहुत बहुत लो लेवल का फल दे पा रहा है। वो उसमें कैपेबिलिटी नहीं बची है, मतलब नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो फल दे रहा है। तो ऐसा जो फल दे रहा है वो क्षयोपशम की अवस्था में, पर वो थोड़ा सा भी स्पार्क, मतलब जैसे एकदम अंगारे जो है टोटल बुझने पे आई है, अग्नि खत्म होने में है, पर अगर थोड़ा सा भी स्पार्क मिला तो वो वापस से उदय में आ सकते हैं। वैसा ही जब प्रथमोपशम की अवस्था में क्षयोपशम होता है तो जीव क्या करता है, इस लास्ट समय मतलब जो प्रथमोपशम का एंडिंग समय है उसके जघन्य, जघन्य क्या है, जघन्य मैं ही भूल गई, साधन का एक समय, जघन्य एक समय ही है ना, उत्कृष्ट है आवली का, साधन का क्या है, हाँ जघन्य एक समय, उत्कृष्ट छयावली का। जघन्य एक समय मतलब कम से कम एक समय बचा था, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 आवलिका का काल बचा था। किसमें? यही उपशम वाली ही अवस्था में। तो उपशम वाली अवस्था में D3 का तो ऑलरेडी उपशम है, तो D3 का तो उपशम है ही है, लेकिन अभी मतलब इन तीनों में से किसी के उदय की पॉसिबिलिटी नहीं है। D3 का तो उपशम चल रहा है, पर जो दबा हुआ A4 था हमारा, जिसका क्षयोपशम था, उसमें थोड़ा सा स्पार्क पड़ा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, A4 का बंध स्टार्ट हो गया, तो उसका बंध और उदय दोनों स्टार्ट होने लगता है। और जब बंध और उदय स्टार्ट हुआ तो वो नो लॉन्गर प्रथमोपशम कहलाएगा, मतलब अब वो प्रथमोपशम नहीं कहला सकता। क्यों नहीं कहला सकता? क्योंकि प्रथमोपशम में तो क्षयोपशम होना चाहिए, पर यहाँ पर तो उसको स्पार्क मिल गया, चिंगारी मिल गई और वो भभक उठा, मतलब उसका बंध और उदय स्टार्ट हो गया। भले ही D3 की अभी उपशम की ही अवस्था है, वो अभी ये जो इसका अंतर था, अंतर को क्रॉस नहीं किया। अंतर मतलब मिथ्यात्व के कोई भी दलित नहीं है, उसका उदय नहीं है, भले ही उसका उपशम है, लेकिन उसमें A4 का क्या हो चुका है, बंध हो या फिर उदय स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए वो सासादन सम्यक्त्वी कहलाया। तो ये 6 आवली का मैक्सिमम या फिर कम से कम एक समय में जीव सासादन सम्यक्त्वी कहला सकता है। उसके बाद फिर वो इसमें इसमें और इसमें में से अगर वो सासादन कहला गया तो उसके पास ये और ये चॉइस नहीं बचेगी, वो नियमा मिथ्या दृष्टि ही बनता है। ये रूल होता है कि सासादन सम्यक दृष्टि मिथ्यात्वी ही बनता है। ठीक है, ये हो गया साधन, ये यहाँ तक हो गया। एक बार क्लास का भी टाइम हो गया है और प्रथमोपशम तो कंप्लीट हो गया है ना। एक बार क्षयोपशम भी देख लेते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी जो है वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी, मतलब द्वितीय उपशम को एक बार बाद में देखेंगे, क्षयोपशमिक देख लेते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि प्रथमोपशम, जीव अनादिकाल से प्रथमोपशम पे आया, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, प्रथमोपशम पे आया। प्रथमोपशम के बाद उसके पास पॉसिबिलिटी सेकंड क्या है, सासादन सम्यक्त्व की है, अगर उसके अनंतानुबंधी का वापस से उदय हो गया। ये सासादन सम्यक तो अच्छा सम्यक तो नहीं होता, ये बैड ही है। क्यों? क्योंकि ये संसार में भ्रमण करने वाले कषाय को उत्तेजित कर चुका है, इसमें इसका बंध उदय स्टार्ट हो चुका है। तो ये नियमा जीव को मिथ्यात्वी ही बनाता है। फिर भले ये सत्ता में आ गई, उसकी अच्छी क्वालिटी वाले जो वो है दलिक है, वो आ गए सत्ता में, लेकिन फिर भी वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है प्रथमोपशम प्राप्त करने के बाद, सासादन से प्राप्त करने के बाद में। पर अगर उसके यहाँ पर A4 का बंध उदय स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब वो चिंगारी बुझी की बुझी रही, तो वो पूरा अंतर्मुठ काल प्रथमोपशम में रहने के बाद अगर उसके जो वो है अध्यवसाय विशुद्ध हो रहे,
तो वो सम्यक वेदनी मतलब का पुंज का उदय हो जाएगा, मतलब वो जीव क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी कहला जाएगा। तो प्रथमोपशम के बाद क्षयोपशम सम्यक्त्वी जीव कहला सकता है, मतलब क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। तो वो क्षयोपशम सम्यक्त्व कब प्राप्त होता है? जब जीव के सम्यक वेदनी का उदय हो। और बाकी क्या है, ये अनंतानुबंधी चतुष्क और ये सबका अलग अलग अवस्थाएं होती है, क्योंकि क्षयोपशमिक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। कभी उसमें A4 का क्षय होता है, कभी उपशम की अवस्था रहती है, कभी वगैरह वगैरह जो भी सब देखते हैं। पर मेन क्या है, हर तरह के क्षयोपशम में सबसे कॉमन चीज क्या है, वही आपको बताई गई है, वो है सम्यक वेदनी का उदय। क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी कोई जीव है, उसके सम्यक वेदनी का ही उदय रहेगा, सम्यक मिथ्यात्व का भी नहीं रहता, मिथ्यात्व का भी नहीं रहता। ठीक है, ये सम्यक वेदनी का जो है वो उसके उदय रहेगा। तो ऐसा सम्यक्त्व जिसमें सम्यक वेदनी कर्म का उदय होता है उसको बोलते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, इसको क्षयोपशमिक बोलते हैं, और जो एक्चुअल वर्ड है वो वर्ड कहलाता है क्षयोपशम। ठीक है, क्षयोपशम वर्ड होता है, और जब इसको हम शायोपशमिक, यहाँ पे एक मात्रा जुड़ जाती है, शायोपशमिक, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि या फिर शायोपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन ही है, शायोपशम का ज्यादा डिटेल नहीं दिया है आपको, बस इतना ही बताया है कि सम्यक वेदनी का जब उदय होता है तो सम्यक वेदनी का उदय वाला जो करण अपर्याप्त का अभी टॉपिक कहीं चल नहीं रहा है, बाद में देखते हैं उसको। यहाँ पर है ये जो सम्यक वेदनी है, सम्यक वेदनी का जो उदय आया वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। ऐसी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व जो है वो जीव, अच्छा करण अपराध पर्याप्त का इसमें टॉपिक आया ना, हाँ सॉरी क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी जो जीव होता है वो चारों गति में किसी भी जीव को क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। ये क्षयोपशमिक सम्यक्त्व बहुत जनरल सम्यक्त्व है। अभी हमारे अंदर अगर कोई सा है तो हम बोल सकते हैं कि क्षयोपशमिक है। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का काल बहुत लंबा होता है, मतलब लंबा भी हो सकता है कि अगर जीव लंबे समय तक सम्यक्त्व में टिका है तो पॉसिबिलिटी है क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी है या शायिक समय, क्योंकि शायिक सम्यक्त्वी तो नेवर एंडिंग हो जाता है, इसीलिए वो तो लंबा काल रहता ही रहता है। पर उसके अलावा जो औपशमिक सम्यक्त्व होते हैं वो अंतर्मुहूर्त काल के लिए ही होते हैं, चाहे वो प्रथमोपशम हो या फिर द्वितीयोपशम हो, और साथ साथ अंतो ओनली 6 आवलिका के लिए होता है। इसीलिए हमारे पास अगर कोई लंबे समय तक टिकने वाला सम्यक्त्व बचा है तो वो है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। तो ये चारों गति के जीवों में पाया जा सकता है। चारों गति के जीव में किसमें होगा, तो कभी भी हमारे पास ना पर्याप्त और अपर्याप्त में दो भेद हमने पढ़े थे, एक तो होता है लब्धि पर्याप्त और एक होता है लब्धि अपर्याप्त, है ना। लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त जो दो प्रकार के जीव होते हैं वो ऐसे बताते हैं कि ये उसका भव है टोटल, है ना, ये भव है। इस भव में वो जितनी उसकी योग्य पर्याप्तियां हैं उस पूरे पर्याप्तियों को पूर्ण होने के बाद ही वो काल करता है, पूर्ण किए बिना काल नहीं करेगा। और जो लब्धि अपर्याप्त होता है ये उसका भव है, और उसको करनी कितनी है, उसको पूरी मान लो 4 पर्याप्तियां कम से कम पूर्ण करनी पड़ती है, तो 4 पर्याप्तियां उसको पूर्ण करनी है, तो उसने 1 2 3 पर्याप्तियां करी और चौथे पांचवे में वो पूरी करता उसके पहले ही उसने क्या कर दिया, काल कर दिया। तो स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करे बिना ही जो जीव काल कर जाता है वो जीव क्या करता है, वो क्या कहलाता है, लब्धि अपर्याप्त। और जो काल करने से पहले पहले अपने सारी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेगा वो होता है लब्धि पर्याप्त। अब लब्धि पर्याप्त में भी, अब जैसे आपको बोला कि कोई मकान बनाना है, अब कोई मतलब घर बना रहे हो आप, तो घर बनाने में एक तो होता है कि आपको 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन में वैसे कोई क्या ही घर बनेगा, मतलब एक कमरे की बात होती है कि एक कमरा आपको बनाना है और आपके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में आपने वो कमरा पूरा बनाया, मतलब डेफिनेटली आपको पता है कि आप 10 दिन में उस कमरे को पूरा बना के तैयार कर दोगे। और एक है जो बोलेगा कि 10 दिन में तो मुझसे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं इस कमरे को तैयार कर सकूं। 10 दिन के ड्यूरेशन में उस घर को पूरा बनाए बिना ही क्या कर जाएगा, वो काल कर गया अपर्याप्त जीव। पर पर्याप्त जीव 10 दिन में क्या करेगा, डेफिनेटली पूरा घर बना के ही वो जाएगा।
अब इस 10 दिन में शुरू के मतलब जो 10 दिन है, मान लो 9 दिन तक भी मानो, तो 9 दिन तक भी क्या चल रहा था, वैसे 9 दिन तक होता नहीं है, मान लो उस 10 दिन का मैक्सिमम काल है, तो जब तक वो मकान बना रहा था तब तक तो उसको ये नहीं कहेंगे ना कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी या जो भी कमिटमेंट दिया था वो पूरा हो गया, वो नहीं बोल सकते। वो क्या होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस जो भी होता है। और ये फिर उसके बाद लास्ट जो है वो पर्याप्त हो चुका है, अब उसने घर बना दिया। अब भले ही वो, जैसे मान लो उसके पास 10 दिन का उसको टाइम दिया गया था, उसने मान लो 7 दिन में ही पूरा घर बना के तैयार कर दिया, तो जब तक घर बन रहा था तब तक वो करण अपर्याप्त कहलाया। अपर्याप्त मतलब अभी वो पर्याप्त नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ उसका, पर वो डेफिनेटली 10 दिन में कंप्लीट करके दे देगा 10 दिन के पहले। तो 7 दिन में उसने कंप्लीट कर लिया, और रिमेनिंग 3 दिन जो है वो क्या कहलाया, करण पर्याप्त, मतलब उसने कर लिया, उसका जितना उसको सफिशिएंट मकान दिया गया था जितने टाइम में, उसने उसने पूरा कर लिया। तो करण अपर्याप्त मतलब डेफिनेटली काम पूरा करेगा, लब्धि पर्याप्त है मतलब पर्याप्त होने के बाद ही काल करेगा, लेकिन अभी पूरा करा नहीं है, तो उसको कहते हैं करण अपर्याप्त, और जिसने पूरा कर लिया उसको कहते हैं करण पर्याप्त। तो शयोपशमिक सम्यक्त्व जो शायोपशमिक सम्यक्त्व जो होता है वो चारों गति के सन्नी पंचेंद्रीय जीवों में, मतलब यहाँ पर असन्नी जीवों की हम बात ही नहीं कर सकते। असन्नी कौन होता है, एकेंद्रीय होता है, विकलेंद्रीय होता है, और पंचेंद्रीय में भी असन्नी पंचेंद्रीय जीव होते हैं, लेकिन उनमें शयोपशमिक सम्यक् नहीं पाया जा सकता। असन्नी पंचेंद्रीय विकलेंद्रीय में कौन सा होता है, एकेंद्रीय तो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, विकलेंद्रीय और असन्नी पंचेंद्रीय में ओनली सासादन पॉसिबिलिटी है, लेकिन बचे हुए कौन फिर, तो बचे सन्नी पंचेंद्रीय। तो सन्नी पंचेंद्रीय जीवों में शायोपशमिक सम्यक्त्व पॉसिबल है, और वो भी कौन से, तो बताया करण अपर्याप्त अवस्था हो चाहे करण पर्याप्त अवस्था हो, दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, असन्नी जीवों में शायोपशमिक नहीं होता, ये हो गया। अब शायोपशमिक सम्यक्त्व में जो 5 वो होते हैं, 5 प्रकार का अतिचार होता है सम्यक्त्व में लगने वाले, ये सम्यक वेदनी के उदय के कारण लगते हैं। तो ये सम्यक वेदनी के उदय के कारण ये 5 जो भी अतिचार है, ये शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाखंड प्रशंसा, पर पाखंड संस्था, ये 5 जो भी अतिचार है वो सम्यक वेदनी के उदय के कारण लगते हैं, शायोपशम सम्यक्त्व में लगने वाले अतिचार है ये। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन सी अवस्थाएं पॉसिबल है, तो इसके बाद अगर वापस स्टेबल रहा तो वो, मतलब ठीक है स्टेबल नहीं, इसमें तो द्वितीयोपशम भी हो जाता है ना, क्योंकि शायोपशम में जो है 6th-7th वाला जीव, तो वो द्वितीयोपशम भी चढ़ सकता है, श्रेणी चढ़ गया अगर वो जीव तो द्वितीयोपशम वाला होगा। और अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो गया तो सम्यक मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, मिथ्यात्व का उदय हो गया तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। ये 3 अवस्थाएं हैं, इसमें सासादन वगैरह की अवस्था नहीं होती। और प्रथमोपशम भी मिथ्या दृष्टि प्राप्त करता है, इसीलिए इसमें प्रथमोपशम भी, इसके बाद की अवस्था नहीं होती। ठीक है, शायोपशम तक कंप्लीट हो गया है, बीच में एक बार द्वितीयोपशम देखना है। इसमें प्रथमोपशम में एक चीज रह गई है कि जैसे ही वो प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में आता है ना, तो वो जीव अपने अध्यवसाय, अपने आत्मिक परिणामों के अनुसार, आत्मा की जैसी विशुद्धि होती है उसके अनुसार 4th में, 5th में या फिर 7th गुण स्थान में वो होता है। उसके अध्यवसाय अगर ऐसे हैं कि वो सम्यक दृष्टि मात्र बना, पर व्रत पचखान स्वीकार करने वाला, मतलब भावों से, यहाँ पे तो कोई आपको अंतर्मुठ के अंदर अंदर आपको कोई व्रत पचखान स्वीकार कराने जाएगा नहीं, एक ही समय की बात हो रही है, फर्स्ट समय में ही उसके भावों की विशुद्धि ऐसी होती है कि व्रत पचखान ग्रहण नहीं हुए, सिर्फ सम्यक्त्व की अवस्था है, या फिर हो गया वो जीव, या फिर सर्ववृत्ति स्वीकार करी, तो 3 अवस्थाएं उसकी रह सकती हैं। 3 अवस्थाएं रहने के जो पॉइंट है कि अगर वो अविरत है तो 4th में होगा, अगर वीरता विरत है तो 5th में होगा, और सर्व विरत है तो 7th में होगा। ये 3 अवस्थाएं प्रथमोपशम के सबसे पहले समय में पॉसिबल है। अब उसके बाद फिर जितना रिमेनिंग अंतर्मुठ का काल है उसमें वो क्या कर सकता है, तो उसमें वो अंतर्मुठ के काल में फिर वो अगर 7th गुण स्थान वाला है, मान लो संयत, सर्व विरत है, संयत है, वो अप्रमत्त अवस्था से प्रमत्त अवस्था में जा सकता है। 6th गुण स्थान में वो पॉसिबिलिटी है इस पूरे अंतर्मुठ के
टाइम पर 4, 5, 6, 7 कोई भी गुण स्थान पॉसिबल है। लेकिन अगर संयत बना, सबसे पहली बार कोई भी जीव संयत बनता है अपने जीवन में, पूरे भव, मतलब पूरे भव क्या, पूरे अनादि काल की बात नहीं कर रहे हैं, एक भव की अपेक्षा भी कोई भी जीव अगर सबसे पहली बार संयम ग्रहण करता है, जो भी जैसे प्रैक्टिकल बात है, अभी भी कोई अगर हम दीक्षार्थी को देखेंगे तो जब वो 5th गुण स्थान से संयत बनेंगे, संयम ग्रहण करेंगे, उस समय पे वो अप्रमत्त अवस्थाओं में होते हैं। अप्रमत्त, भले ही वो थोड़े सूक्ष्म होगी, हमको विजिबल हो ना हो, अप्रमत्त प्रमत्त ऊपर नीचे होता जाए, पर सबसे पहले अप्रमत्तता को ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर वो जीव प्रमत्त अवस्था, प्रमत्त अवस्था से अप्रमत्त बनेगा, सबसे पहली बार में ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बार इतनी विशुद्धि होती है कि वो डायरेक्ट अप्रमत्त भावों में ही जाते हैं, 7वें गुण स्थान में ही जाते हैं। इसीलिए फर्स्ट समय में छठा गुण स्थान नहीं होता, 4, 5, 7 होते हैं, उसके बाद फिर वो 6th हो सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रथमोपशम प्लस शायोपशम सम्यक तो कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट क्लास में द्वितीयोपशम और आगे का देखने के भाव रखते हैं। आज क्लास को इतना ही रखते हैं। मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी के कोई डाउट है क्या? हैंड रेस किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग अनम्यूट नहीं हुए। अब आप लोग शायद अनम्यूट कर सकते, एक बार चेक करिए। हाँ, यही बेस्ट तरीका है। आगे भी आप जो क्लास लेते रिवीजन की, लब्धि उसको सबको अपने आप अनम्यूट करना शुरू विकलेंद्री करें। शाश्वतन नहीं हो सकते। एक मिनट, वो कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं सुमित ये जी। कह रहा था, रिवीजन के लिए जो क्लास आगे भी रहेंगी ना, ठीक है, उनमें ठीक है, शुरू से ही आप इसको अनम्यूट कर दें, ताकि जिसकी भी क्वेरीज है वो लास्ट में जाए, वो बहुत बेस्ट रहता है। इसमें ठीक आराम है, से मतलब समझ में आ रहा है, सारा कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है। ठीक, ठीक है दीदी सर। दीदी पूछ रहे थे हम कि आप लब्धि D3 का उपसम लब्धि बोले ना पर्याप्त विकलेंद्री हाँ, लब्धि दीदी। पर्याप्त विकलेंद्री एक बार उनका पूछ शाश्वतन लेने हो दीजिए। सकता है। लब्धि दीदी अपर्याप्त। D3 का उपसम आप बोले थे ना, तो उस समय तो खाली मिथ्यात्व ही आप दिखाए थे ना पिक्चर में ड्रॉ करके, तो D3 कहाँ था उस समय? केवल मिथ्यात्व का ही था ना लाइन, वो वो अंतर जब मिथ्यात्व। किया। अरे एक मिनट, एक मिनट सुनिए प्लीज, प्लीज। समझ गई मैं आपका डाउट को एकदम जितना शॉर्ट हो सके कोशिश वही करना। अगर मुझे नहीं समझ में आए तो फिर आप आगे एक्सप्लेन करना। आप जो पूछ रहे हैं ना, सबसे फर्स्ट समय पर मैंने क्या बताया, फर्स्ट समय पर ही त्रिपुंज बन जाता है। तो मिथ्यात्व के दलिक हैं, क्योंकि बाकी दो का बंध तो होता नहीं है, मिथ्यात्व के ही दलिक होते हैं। लेकिन उन मिथ्यात्व के दलिकों की विशुद्धि हो जाती है, या तो पूर्ण शुद्ध होते हैं या फिर अर्ध विशुद्धि होती है। तो दलिक मिथ्यात्व के ही होते हैं। जो स्थिति बनी है वो मिथ्यात्व की ही रहती है। आत्मा में अनादिकाल से जो बंधता आ रहा है मिथ्यात्व वेदनी, वो ही मिथ्यात्व वेदनी है। उसी के जो हमारे अंतर कोड़ा कोड़ी की स्थिति बची है, उसी स्थिति को, जो द्वितीय स्थिति हमने जिसको बोला, उसी के हम 3 पार्ट कर देते हैं और उसको हम नाम देते हैं कि ये सम्यक वेदनी का पार्ट है और ये सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का। दलिक वो मिथ्यात्व के ही होते हैं, बस उनका विशुद्धतम रूप होता है। हाँ ठीक है। दीदी, जय अभी जिनेन्द्र। लब्धि अपर्याप्त वाला कोई कुछ पूछ रहे थे। हाँ, लब्धि अपर्याप्त विकलेंद्री शाश्वतन संभव नहीं है। लब्धि अपर्याप्त विकलेंद्री में शाश्वतन सम्यक संभव नहीं है। लब्धि अपर्याप्त में संभव नहीं होता। करण अपर्याप्त हो तो चलेगा, क्यों दीदी? स्वभाव से ही है। अपर्याप्त में बोलते हैं ना, विकलेंद्री के अपर्याप्त में। विकलेंद्री के अपर्याप्त तो होता है, पर वो करण अपर्याप्त की बात करते हैं। मतलब वो जीव डेफिनेटली काल करने से पहले पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा, और काल करने से पहले अगर पर्याप्तियां पूर्ण कर ली तो वो डेफिनेटली पर्याप्त अवस्था में तो मिथ्या दृष्टि ही रहता है विकलेंद्री जीव। अपर्याप्त में ही सासाधन होता है। तो सासाधन सम्यक्त्व से वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है, और फिर पर्याप्तियां भी पूरी हो गई है, मिथ्या दृष्टि भी बन गया, फिर वो काल करता है, तो ही अच्छा सासाधन पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अपर्याप्त अवस्था में फिर पर्याप्त नहीं बनेगा, अपर्याप्त इसलिए नहीं अवस्था में होता। अगर कोई काल कर जाएगा तो हम्म, पॉसिबिलिटी है ना कि वो साधन से मिथ्यात्व में जा ही नहीं पाए, या फिर वो जैसा हाँ भी रहे। मतलब अगर वो अपर्याप्त में ही काल करेगा तो उसको साधन मिल ही नहीं सकता। हाँ, ठीक है ठीक है।
ठीक थैंक है। यू दीदी। हाँ, और कोई डाउट है क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र सा, ये जो हाँ, प्रथम ऑप्शन जो है, वो जो अंतर क्रिएट किया हुआ है ना, वही प्रथम ऑप्शन में क्या? जो अंतर हमने बनाया उसी में प्रवेश करते हैं तब उसकी अवस्था प्रथमोपशम कहलाती है। अच्छा, जो त्रिपुंज होता है वो प्रथम ऑप्शन में नहीं होगा क्या फिर? अंतर त्रिपुंज के तो बाद प्रथमोपशम का जो अंतर्मुहूर्त है उसके बाद त्रिपुंज, मतलब बाद वाले प्रदेशों में त्रिपुंज बनाते हैं, पर त्रिपुंज उसी समय बन जाता है। अच्छा, जब अंतर में प्रवेश करते ही वो त्रिपुंज बन जाता है ना? बन जाता है, हाँ। और किस में बनता है तो वो बाद वाली स्थिति में बनता है। अच्छा, द्वितीय स्थिति में, जो सेकंड वाली द्वितीय स्थिति है स्थिति, उसमें बनेगी। हाँ तो ये हाँ। जो ये अंतर्मुहूर्त तक की रहता है ऑप्शन में, सम्यक्त जो है अंतर्मुहूर्त का ही काल रहता है क्या इनका? ऑप्शन में कहाँ, मैक्सिमम किसी भी प्रकृति को उपशम करना है, मतलब दबा के रखा हुआ है ना, तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा हम किसी भी प्रकृति का उपशम नहीं कर पाते, नहीं कर सकते मतलब। ठीक है, धन्यवाद सर। नहीं, शयोपशम सम्यक्त भी बोल रहे थे ना आप। जो त्रिपुंज होने के बाद जो सम्यक्त, सम्यक्त वेदनी जब रहता है तो उसको शयोपशमिक बोल रहे थे ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि उपशम में या सम्यक्त शयोपशमिक है करके। नहीं, शायोपशमिक के बाद द्वितीयोपशम की अवस्था बताइए, क्योंकि वो द्वितीयोपशम चढ़ना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी तो शायोपशम सम्यक्त ही होना चाहिए। वो द्वितीयोपशम को हम कल डिस्कस करेंगे ना, तब ले लेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय धन्यवाद। जिनेन्द्र दी, हाँ आपने बोला प्रथमों समय वो 7वां गुण स्थान पहले प्राप्त करता है पहले समय में, तो उसका हाँ, 4 से 6 दिया हुआ है ना उसमें पहले। 4 से 6 नहीं है, 4 5 7 4 है। से 7 है, हाँ। 4 तो 5 7 है। 4 हाँ, से 4 7 5, बोलोगे तो 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 4 आप 5 6 7 तो बोलना पड़ेगा। हाँ, 4 5 7, लेकिन आप बोल रहे हैं ना वो उसके दूसरे समय के बाद अंतर्मुहूर्त में उसके भाव ऐसे होते हैं कि वो 7 उसके से 6 बाद में वो भी जा सकते। 7 से 6 में आ सकता है। हाँ, तो इसका रीजन क्या है? वो प्रथम समय में उसके भाव इतने विशुद्ध होते हैं क्या वो 7वां गुण स्थान ही चढ़ेगा? हाँ, कोई भी जीव हो, प्रथम समय हम्म, की ही बात नहीं है, प्रथमोपशम हम्म, के प्रथम समय की, मतलब प्रथमोपशम हम्म, के प्रथम समय की बात नहीं है, चाहे वो हम्म, क्षयोपशम से भी वो जब जीव मतलब क्षयोपशम के रहते हुए, अगर वो जैसे चौथे गुण स्थान में भी शायोग, अभी प्रेजेंटली बात करें कि अगर कोई हम्म, दीक्षार्थी है 5th गुण स्थान में, शायोपशम सम्यक्त्वी है, वो जब हम्म। 7th गुण स्थान, मतलब जब वो संयम में प्रवेश करेगा, भले ही वो शायोपशम की ही अवस्था चलती रहेगी, पर वो अगर संयत बना है तो वो अप्रमत्त संयत बनता है। वो स्टार्ट में अप्रमत है, जैसे लेता तो हम लोग छठा गुण स्थान है ना, पहले सात दोनों ही लेते हैं, छठा और सातवां। संयत का तो 2 गुण स्थान है ना, सबसे प्रमत पहले संयत का। संयत बन रहा है तो अप्रमत्त बनेगा, फिर हम्म, अप्रमत्त में जाता है। और कोई इसी डाउट है? नहीं। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के कोई डाउट है? ठीक है, आज क्लास को इतना ही रखते हैं, अगर और कोई डाउट है तो फिर आप आगे देख सकते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्क्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझा। जय जिनेन्द्र।